आज मुझे बड़ी शिद्दत से अपने पापा जी की वो बात याद आई थी जो उन्होंने अपने अंतिम समय पर अपने पास बिठाकर वसीयत की थी। मैं सर झुकाकर इस मार्केट के कोने में बैठा हुआ था। आसपास लोग मेरे पास से गुजर रहे थे, बातें कर रहे थे और मुझे उन सब का बोलना एक शोर लग रहा था। कोई मेरे पास से गुजरता तो अपने पास खड़े बच्चे का सदका या फिर जेब से पैसे निकाल कर मेरे सामने बिछे रुमाल पर रख देते और मैं खामोशी से इन पैसों को देखता रहता। एक समय था जब मैं भी लाखों का मालिक था, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों। लेकिन मैंने क्या किया था? जब अपने पिताजी की वसीयत भूला तो सब कुछ खत्म होता चला गया। ऐसा लगता था जैसे सूखी लकड़ी को आग खा गई हो। ठीक वैसे ही मेरी दौलत मेरी अपनी लापरवाही की वजह से मेरे हाथ से जा चुकी थी। ये जिस मार्केट के शुरू में मैं ज़मीन पर भिखारी बनकर बैठा था, कभी इस मार्केट का मालिक हुआ करता था। ये मार्केट मेरी अपनी हुआ करती थी, लेकिन मैंने सब कुछ अपने हाथों से गंवा दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। आज बड़ी शिद्दत से पापा जी की बात याद आ रही थी, बहुत याद आ रही थी। शायद इसकी वजह ये थी कि आज उनकी बरसी थी। काश मैं उनकी बातें मान लेता। एक गहरी सांस ले करके मैं सोचने लगा। मेरे पापा जी को दिल का दौरा पड़ा था, तब से ही वो पलंग पर थे। पहले दिल की बीमारी लगी, फिर गुर्दे भी ख़राब होना शुरू हो गए। अच्छे समय में बहुत इलाज करवाया, पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन उस समय इतनी तरक्की नहीं हुई थी और ना ही हमारे शहर में कोई ऐसा डॉक्टर था जो इलाज कर सकता। जिसके पास भी जाते पैसे तो ले लेता, लेकिन दवाइयाँ देकर घर भेज देता। यही कहता कि इनका आखिरी समय चल रहा है, घर रहेंगे, अपने बाल बच्चों के साथ वक्त गुजारेंगे, यही इनके लिए ठीक है। मेरी माँ तो पहले ही मर चुकी थी, पापा जी ही हमारा सहारा थे। मैं जब भी पापा जी के पास बैठता तो मेरी बहन या तो पापा जी के पैर दबा रही होती, या उनके सर का मसाज कर रही होती, या उनकी टांगें दबा रही होती। कभी ज़बरदस्ती परहेजी खाना बनाकर पापा जी को खिला रही होती। कभी घर आता तो पापा जी को आंगन में टहल करवा रही होती। पापा जी उसे दुआएं देते न थकते थे, उसके मुंह पर उसे डांट भी दिया करते। फिर जब वो काम करने के लिए किचन में चली जाती तो पापा जी मुझसे कहने लगते, बल्कि हमेशा ही कहते थे कि अपनी बहन का बड़ा ख्याल रखना, बड़ी लाडली है ये मेरी। मैंने आज तक जो कुछ भी कमाया है सब कुछ तुम दोनों का ही है, तुम्हारी सगी बहन है। बेटा ध्यान रखना, कल को पराई औरत इस घर में आए तो अपनी बहन पर कोई ज्यादती मत करना। पापा जी जब भी पराई औरत की बात करते तो मुझे उलझन सी होने लगती। तब मैं फ़ौरन बता दिया करता। मैं कहता, पापा ये कैसी बातें करते हैं आप? कैसे मुझे कोई मेरी बहन के खिलाफ भड़का सकता है? मैं पराई औरत को इतनी ढीली नहीं दूंगा। अरे उसकी क्या औकात जो मुझे मेरी बहन के खिलाफ भड़का सके? तो पापा जी भी मुस्कुरा देते, कहते, बेटा मैं जानता हूँ जब मर्द औरत का प्यार सवार हो जाए तो वो भी कई रिश्ते रद्दी के बराबर समझकर ऐसे ही फेंक दिया करता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत हो या आगे जाकर अपनी बहन के साथ गलत व्यवहार करोगे। मैं ये कहता हूँ कि पराए घर की औरत पता नहीं कैसे होगी, मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेगी, लेकिन तुम कभी मत बदलना। अपनी बहन के साथ ऐसे ही रहना जैसे मेरी ज़िंदगी में हो। मैंने पापा जी से वादा किया था, पहले तो भगवान आपकी ज़िंदगी लंबी करे। अगर आपको कुछ भी हो गया तो फिर भी बेफिक्र रहिएगा। मेरे होते हुए मेरी बहन को कोई कुछ भी नहीं कह सकता। मुझे भी अपनी बहन रचना से बहुत प्यार था। पूरे घर को इस अकेले ने संभाल रखा था। गांव के स्कूल से इसने हाई स्कूल की तक शिक्षा हासिल की हुई थी। इसके बाद घर की जिम्मेदारियों में लग गई और इंटर के पेपर भी न दे पाई थी। बहरहाल उस दिन जब मैं घर लौटा तो रचना मुझे काफ़ी परेशान दिखाई देने लगी थी। कहने लगी, पापा जी कब से सोए हुए हैं, मैं बुलाती हूँ तो बस हूँ हाँ कर देते हैं, लेकिन ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। तुम देखो ना, शायद तुमसे बात कर ले। मैंने उसकी बात सुनी तो फ़ौरन पापा जी के पास गया। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी। उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया, लेकिन तब तक शायद वो आखिरी सांसें ले रहे थे। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, ड्रिप लगाई तो पापा जी को थोड़ा होश आया। मुझसे कहने लगे, बेटा अपनी बहन का ख्याल रखना। मेरे नाम पर 2 मार्केट है, एक मैंने तुम्हारे लिए रख ली है और एक मैंने अपनी बेटी रचना के लिए। अब वो मार्केट तुम्हारी अमानत है। अपनी बहन को विदा करते समय और कुछ दो ना दो, मगर एक बाप की दुआएं ज़रूर देना। मैं पापा जी की बात समझ चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे पापा जी ये कहते ही अपनी ज़िंदगी हार गए थे। जब मेरी बहन को ये पता चला कि अब पापा जी इस दुनिया में नहीं रहे तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो चीख चीख कर रोने चिल्लाने लगी। बस पापा जी को ही आवाज़ें देती रही। बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे और ऐसे कठिन समय में हम दोनों बहन भाई एक दूसरे का सहारा थे। रिश्तेदार कुछ दिन रहे और फिर चले गए। अपने पापा जी की आखिरी वसीयत की तरह मैंने अपनी बहन का बहुत ध्यान रखा था। कभी उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आया था, बिल्कुल वैसे ही रखा था जैसे पापा जी ने कहा था। बेशक वो मेरी लाडली थी। मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी, मगर मैं अभी शादी करना नहीं चाहता था। सबकी नज़र हमारी मार्केट पर थी। मेरी बहन की उम्र अभी सिर्फ 17 साल थी और उसके लिए बहुत से रिश्ते आना शुरू हो चुके थे, लेकिन मैं जल्दबाजी का फैसला करने वालों में से नहीं था। मैं जानता था कि ये बात फैल चुकी है कि मेरी बहन के नाम एक पूरी मार्केट है,
जिसका किराया ही अच्छा खासा है। मैं बस अपनी बहन की शादी उससे करना चाहता था, जो उसके साथ सच्चा होकर रहे, उसकी दौलत के पीछे ना हो, बल्कि उसे पसंद करे, उसे खुशियाँ दे, उसकी इज्जत करे। समय ऐसे ही गुजरता गया। जब मेरी मुलाकात प्रज्ञा से हुई, पहली नज़र में उससे मैं मोहब्बत कर चुका था। वो मुझे मेरी मार्केट की दुकान पर नज़र आई थी। मार्केट में ही हमारी अपनी भी एक दुकान थी, जिस पर हम ट्रक का सामान भेजा करते थे। वहाँ पर भी वो लड़का बिठा रखा था, लेकिन सारा दिन निकम्मा घूमने चला जाता था, इसलिए मैं साथ साथ इधर भी ध्यान दे देता था। वहीं से प्रज्ञा मुझे पसंद आई और मैंने प्रज्ञा के घर रिश्ता भेज दिया। यूँ हमारी शादी हो गई। मेरी शादी पर सबसे ज़्यादा खुशी मेरी बहन ही थी। बहनों के तो अरमान ही यही होते हैं कि वो भाइयों की खुशियाँ देखें, और मेरी बहन तो वैसे भी मुझ पर जान छिड़कती थी। जैसे जैसे समय गुजरने लगा तो मेरी बहन के लिए भी रिश्ता आने शुरू हो गए। वैसे भी मुझे मेरी पत्नी प्रज्ञा पर पूरा भरोसा था। वही रिश्ते ला रही थी, जिनमें से एक रिश्ता मुझे अच्छा लगा और मैंने उसका जिक्र अपनी बहन से किया। बहन को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। कहने लगी, भाई आपको जो ठीक लगे आप वही करें, मुझे आपका हर फैसला स्वीकार है। मैंने दिनेश के साथ अपनी बहन की शादी कर दी, लेकिन शादी के समय मैंने उसे बहुत ही कीमती सामान दिया था। ऐसे शादियां लोग अपने बेटों की भी नहीं करते, जैसे मैंने अपनी इकलौती बहन की कर दी थी। बस एक माँ बाप थे जो मैं उसे लाकर नहीं दे सकता था, बाकी की मैंने उसके दहेज में कोई कमी नहीं आने दी थी। दिनेश ने तो दहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं मांगा था, लेकिन मैंने खुद ही सब कुछ अपनी बहन को बतौर उपहार दिया था। सब कुछ जो मुझसे बन पड़ा मैंने वो सब कुछ किया। रचना भी यही कहती रही कि भाई इतना सब कुछ मेरे लिए मत करो, आखिर में इतने सामान का क्या करूँगी, मुझे तो ज्वेलरी पहनने का शौक़ ही नहीं है, सोना पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। प्रज्ञा भी मेरे साथ खुश थी। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ने लगा, ज़िंदगी खुशी खुशी चल रही थी। मेरी बहन पहले हर हफ्ते में 2 बार मेरे पास चक्कर लगाया करती थी। उसका पति मुंबई में जॉब करता था, वो अपने घर में अकेली रहती थी। जब उसका दिल करता तो वो हमारी तरफ आ जाती, फिर हम अक्सर ही साथ खाना खाया करते, बचपन की यादें ताज़ा किया करते और अपने माँ बाप के साथ गुजरे पलों को याद करके कई बार मुस्कुराहट के साथ साथ आंखों में आंसू भी आ जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे प्रज्ञा के व्यवहार रचना से बदलने लगा था। मेरे सामने से उसे कहती कि देखो, भले भले ही तुम्हारा पति मुंबई में रहता है, लेकिन तुम्हें अपने घर पर भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह तुम्हारी सास को तुम्हारे खिलाफ बात करने का मौका मिल जाएगा। आए दिन तुम्हारी नंदे तुम्हारे घर आकर बैठी रहेंगी, तुम्हारा कीमती सामान वो सब कुछ ख़राब कर देंगी। अच्छा है कि तुम अपने घर रहो, अपने पति का दिल जीतो, उसके माँ बाप की सेवा करो। मेरी बहन कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि मेरी पत्नी उसका रोज़ रोज़ यहाँ पर आना पसंद नहीं करती। प्रज्ञा की मोहब्बत में मैं इतना अंधा हो चुका था कि मैं उसे मना करना भी ठीक नहीं समझा। यही सोचता कि बस प्रज्ञा जो कहती है वही ठीक है और वही सच है। धीरे धीरे मेरी बहन ने मेरे घर आना बहुत कम कर दिया था। कोई ख़ास मौका होता, होली दिवाली होती या फंक्शन होता, तो ही हमारे घर चक्कर लगाया करती। भगवान ने उसे औलाद दी थी। पहले तो भगवान ने उसे 2 जुड़वा बच्चे दिए, उसके बाद एक बेटी दी। वो 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई थी। जब भी बच्चे के लिए प्रज्ञा को कहता तो वो आय माय शाय कर देती, कहती कि जब भगवान को मंजूर होगा तो औलाद दे देगा। उसकी बातों से मैं भी अंदाज़ा लगा चुका था कि इसे बच्चों से कोई ख़ास लगाव नहीं है, बल्कि वो आज़ाद रहना ज़्यादा पसंद करती है। उस दिन मैं अपनी मार्केट में ही मौजूद था जब मुझे फ़ोन आया। फ़ोन सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि मेरे बहनोई दिनेश का मुंबई में बड़ी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका था और इस एक्सीडेंट में वो मौके पर ही अपनी जान की बाजी हार चुका था। दिनेश की डेथ का सदमा सबसे ज़्यादा उस पत्नी और बच्चों को हुआ था। रचना को तो रो रो कर बुरा हाल था। मैं तो मर्दों में ही सारी जिम्मेदारियां संभाल रहा था। जैसे ही बहन के पास गया तो वो मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसे रोता हुआ देखकर मैं भी उसे हौसला देने लगा, लेकिन अपने आंसुओं पर काबू ना पा सका। दिनेश का अंतिम संस्कार हो गया, फिर मैं घर वापस आ गया। मेरी बहन अपनी ससुराल में ही रही। मैं उससे मिलने जाया करता था, लेकिन एक दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी बहन खड़ी थी। मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मैं उसे सुबह सवेरे अपने सामने देखकर घबरा गया था। कहने लगा, रचना क्या हो गया है, तुम ठीक तो हो? इस वक्त इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो? रचना रोते हुए कहने लगी कि भाई, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। कहते हैं हम तेरा खर्च नहीं उठा सकते, तू अकेली नहीं है, तेरे 3 बच्चे भी हैं, कल को इनके खर्चे बढ़ जाएंगे। उन लोगों ने धक्के मारकर मुझे घर से निकाल दिया। सारी रात मैंने सड़कों पर मारे मारे फिरकर गुजारी और जैसे तैसे यहाँ पर पहुँची हूँ। अपनी बहन पर यूँ अत्याचार होते देखकर मेरी आंखों में तो गुस्से से जैसे खून उबलने लगा था। मैंने बहन को घर बिठाया और सीधा उसके ससुराल चला गया। उसके ससुर और देवर से खूब लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन वो लोग तो कुछ मानने को तैयार ही ना थे। कहने लगे कि एक दिनेश तो नहीं था, हम उसके भाई मौजूद हैं, ये घर और जगह अब हमारी है, इसमें रचना या उसके बच्चों का कोई हिस्सा नहीं। मैं भी कह आए कि मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है,
तुम लोगों से अच्छा उसे रखा है और आगे भी रख लूँगा। बहरहाल मैं अपनी बहन को घर ले आया था, लेकिन ये बात प्रज्ञा को बुरी लगी थी। सारे घर का काम रचना ही संभालने लगी थी, लेकिन मेरी पत्नी से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन मुझसे कहने लगी कि हमें रचना की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। जवान जहान है, सुंदर है, इसके लिए तो कोई रिश्ता भी मिल सक जाएगा। मैंने जब ये सुना तो अपनी बहन से भी इसका जिक्र किया। रचना से कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, पहली बार तुम्हारा नसीब ऐसा निकला, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। रचना रोने लगी थी, अपने छोटे छोटे बच्चों को मेरे सामने कर दिया। रोते हुए कहने लगी, भाई क्या दूसरा पति मेरे बच्चों को वो प्यार दे पाएगा जो कि एक सगा बाप देता है? मेरे बेटे सौतेले बाप का जुल्म सहते रह जाएंगे। बेटे तो फिर बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरी बेटी दिनेश तो इसे अपने जिगर का टुकड़ा कहा करता था। अगर मेरा दूसरा पति मेरी बेटी पर हाथ उठाएगा, इसे मारेगा, डांटेगा, तो फिर भला मैं कैसे सब कुछ बर्दाश्त कर सकूंगी? मेरी बहन साफ मना कर चुकी थी कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी, तो मैं भी चुप हो गया। इतने समय बाद मेरे घर भी खुशखबरी आने वाली थी। एक दिन पत्नी की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास लेकर गया तो ये पता चला कि प्रज्ञा माँ बनने वाली है। मैं तो खुशी से हवाओं में उड़ रहा था, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा रचना खुश थी। कहने लगी कि मैं सारे घर की जिम्मेदारी संभाल लूंगी और अपनी भाभी का भी खूब ध्यान रखूंगी ताकि इनकी सेहत पर कुछ असर न पड़े। प्रज्ञा भी मेरी बहन को नौकरानी समझने लगी थी, सारे काम मुझसे ही करवाती, यहाँ तक कि अपनी टांगे और सर भी दबवाती, हर काम मुझसे करवाती। भगवान ने मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया था। मेरी बहन ने जब पहली बार मेरी औलाद को उठाया तो खुशी से रोने लगी थी, भगवान का धन्यवाद करने लगी। मेरी पत्नी उसे डांट भी देती, झड़क भी देती। मैं भी अपनी पत्नी की बातों में आकर उससे माथे पर बल डालकर बात कर लेता, फिर भी उसने कभी मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला था। मुस्कुराकर बात टाल देती। जब प्रज्ञा को लगा कि वो जो कुछ भी मेरी बहन को कहती रहे मुझे खास फर्क नहीं पड़ता, मेरा सारा ध्यान तो अपने बेटे और उसकी तरफ है, तो इसने अपनी सीमा फलांगना शुरू कर दी। एक समय वो भी आया जब मेरा बेटा बोलने लगा। कई बार बच्चे इधर उधर से सुनकर गालियाँ सीख जाते हैं। मेरे बेटे ने भी गालियाँ सुन ली और सुनी भी यकीनन अपनी माँ से ही थी, क्योंकि प्रज्ञा अक्सर गुस्से में मेरी बहन के बच्चों को गाली दे दिया करती थी, उन्हें कुत्ते या कुत्ती कह दिया करती, और वहीं से मेरे बेटे ने भी ये गाली सीख ली थी। एक दिन जब मेरी बहन काम करके आई तो उसने खेलते हुए भतीजे को उठाकर उसके गाल पर जोर से प्यार किया। मेरा बेटा वहीं पर गुस्से से अपनी बुआ को गाली देने लगा। उसे बुआ कहना सीखा ही ना था, बल्कि कुत्ती कहकर बुलाया करता, और बजाय नाराज़ होने की मेरी बहन हंस दिया करती कि जैसे उसके मुंह से ये शब्द सुनकर भी उसे खुशी महसूस होती थी, और एक बार फिर उसका गाल चूम लेती और उसे तंग करती। वो जब तक गालियाँ देता रहता मेरी बहन उसे चूमती ही रहती। अगर मैं अपने सामने ये सब कुछ होते देखता तो बेटे को डांट देता। एक बार जब मेरे सामने उसने रचना को गाली दी तो मैं उसे डांटने लगा था कि खबरदार जो दोबारा तुमने बुआ को गाली दी तो। मैंने प्रज्ञा को भी डांटा कि इसे गालियाँ क्यों सिखाती हो, जब ये गालियाँ दे तो इसे डांटा करो, मारा करो, लेकिन वो तो मुझसे ही लड़ पड़ी थी। ये तुम्हारी बहन की बदतमीज़ बच्चे हैं, तुम्हारी बहन ने अपनी औलाद को सर चढ़ा रखा है, हर वक्त मेरा बच्चा उनके साथ रहता है, उन्होंने ही इसे बिगाड़ा हुआ है। सच्चाई क्या थी मैं जानता था, फिर भी मेरी दिलचस्पी अपनी बहन और भांजे भांजियों में कम होने लगी थी। एक वक्त वो भी आया जब मेरे भांजे स्कूल जाने के लायक हो गए। मेरी बहन मेरे पास आई, आकर कहने लगी कि भाई बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन मेरी पत्नी पास ही बैठी थी, फ़ौरन खर्चे लेकर बैठ गई। महीने भर के खर्चों की कॉपी मेरे सामने लाकर रख दी। कहने लगी, एक तो महंगाई बढ़ती जा रही है, 100 खर्चे हैं, कहाँ से पूरे होंगे? अगर ये बच्चे भी स्कूल जाने लग गए तो हमारे खर्चे ही पूरे नहीं होंगे। मैं भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिला रहा था। कहने लगा कि सब्र कर जाओ, 1-2 साल बाद करवा देंगे बच्चों का एडमिशन। फ़िलहाल महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मार्केट में किराएदार पैसे भी नहीं दे रहे। जबकि आज ही मैं सबसे किराया लेकर आया था, और जब रचना कमरे में दाखिल हुई थी तो मेरे हाथ में नोटों की गड्डी भी मौजूद थी, जिसे मैं फ़ौरन तकिए के नीचे छुपा चुका था। मेरी बहन ने जब ये सुना तो फ़ौरन कहने लगी कि भाई पहले ही मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, अभी तक इनको स्कूल में नहीं डाला, बहुत लेट हो चुके हैं, इनकी पढ़ाई बहुत पीछे रह गई है, और इनके साथ के तो बच्चे दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ रहे हैं। अब मैं और कितना इंतज़ार करूँगी? मैं कुछ नहीं बोला, और कुछ बोलता इससे पहले कि प्रज्ञा कहने लगी कि अच्छा, अगर इतना ही शौक़ है पढ़वाने का तो जा अपने खर्चे पर पढ़ाओ, मेरे पति पर क्यों बोझ डालती हो? ये अपने पत्नी अपने बच्चों का पूरा खर्चा पूरा करिए तुम्हारे। मेरी पत्नी का इतना कहना था कि मेरी बहन चुप हो गई। कुछ देर बाद कमरे से बाहर निकली तो उसके हाथ में बैग था। हमारा गांव में एक पुराना मकान खाली था जहां पर हम पहले रहा करते थे, लेकिन फिर शहर में शिफ्ट हो गए थे। बहन कहने लगी कि मैं उस घर में जाकर रह लूँगी। मैंने भी उसे नहीं रोका था, मेरी बहन वहाँ चली गई थी। मैंने खर्चे के नाम पर उसके हाथ पर 1 रुपया भी नहीं रखा था। गांव जाकर सबसे पहले तो उसने अपने गहने बेचे। गहनों का कुछ हिस्सा बेचकर उसने घर में सामान मंगवाया था। फिर अपने लिए सिलाई मशीन ली और यूँ कपड़े सिलाई कढ़ाई करके
वो अपना और अपने बच्चों का गुजारा करने लगी। अपने बच्चों का एडमिशन उसने सरकारी स्कूल में करा दिया था। मुझे भी अपनी बहन से ख़ास मतलब ना रहा था, वो जिए या मरे, जैसा मेरा उससे कोई वास्ता ही नहीं था। मैं प्रज्ञा और अपने बच्चों के साथ खुश था। धीरे धीरे समय गुजरा और मैं 2 बच्चों का बाप बन गया। मेरी बहन के बच्चे 8वीं तक शिक्षा हासिल कर चुके थे, लेकिन आगे शिक्षा हासिल करने के लिए मेरी बहन के पास पैसे नहीं थे। वो कई सालों बाद मेरे घर आई थी। मेरे बच्चे तो अच्छे खासे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उस दिन मेरी बहन मेरे घर आई और आकर मुझसे कहने लगी कि भाई मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी दे दो। पापा जी ने जो मार्केट मेरे नाम की थी वो मुझे दे दो, ताकि उनके किराए से मैं अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर सकूं। उन्हें मुझे खूब पढ़ाना लिखाना है और मुझे अब पैसों की भी ज़रूरत है। मेरे सिलाई कढ़ाई से अब घर के खर्चे नहीं चलते। जब मैंने ये सुना तो मैं हैरत में आ चुका था। मुझे तो अय्याशियों की आदत पड़ चुकी थी। उसी पल मेरी पत्नी बोली और कहने लगी कि तुम यहीं आ जाओ हमारे पास, गांव में वहाँ कहाँ बच्चों को पढ़ाओगी, ये शहर है, इतना बड़ा घर है हमारा, ऊपर वाला पोर्शन वैसे भी खाली है, बच्चों के साथ वहीं आ जाओ, तुम्हारे भाई तुम्हारे बच्चों को पढ़ा देंगे। बहन खुश हो गई थी। कुछ दिन बाद ही वो अपना सामान लेकर शिफ्ट हो गई थी। जबकि प्रज्ञा मुझसे कहने लगी कि अगर मार्केट अपनी बहन के नाम करोगे तो करोड़ों का नुकसान उठाओगे, अगर इसके बच्चों को कुछ साल पढ़ा दोगे तो मामला दब सकता है। मैंने ऐसे ही किया था, बहन को यहीं बुला लिया और उसके बच्चों को भी स्कूल में डाल दिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरी पत्नी ने पैसों का लालच दिखा दिया था। कहने लगी कि ऐसे पैसे जाते रहे तो हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, हम तो सड़क पर आ जाएंगे। इस तरह एक दिन हमने फैसला किया कि क्यों ना रचना को मार दिया जाए, वैसे भी वो अक्सर बीमार ही रहती है, मर जाएगी तो जान छूट जाएगी। ये सोचकर मेरे दिल में दौलत की हवस इतनी जागी कि मैंने दूध का गिलास लिया और उस दूध के गिलास में जहर मिला दिया। अपने हाथों से मैं वो जहर वाला दूध अपनी बहन को देकर आया था। कहने लगा इसको पी लो, रबड़ी दूध है, मैं सबके लिए लाया था। अपने भांजे भांजियों को तो मैं पहले ही नीचे भेज चुका था। वो मेरे बच्चों के साथ बैठकर रबड़ी दूध पी रहे थे, लेकिन बहन के दूध में मैं जहर मिला चुका था। वो दूध पीती रही, साथ साथ मुझसे ही बचपन की बातें करती रही। जैसे जैसे दूध ने असर दिखाना शुरू किया, मैंने दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी। मेरी बहन अंदर ही तड़प तड़प कर मर चुकी थी। उसके मुंह से झाग और फर्श पर बिखरे कांच और गिलास मैंने सारे सबूत साफ कर दिए थे और फिर अपनी बहन को बिस्तर पर लेटाकर उसकी कलाई पर छुरी से कट लगा दिया। खून बहने लगा था। खुद मैं नीचे आ गया। थोड़ी देर बाद जब मेरे भांजे भांजियाँ ऊपर गए तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। सबसे ज़्यादा मैं ही दहाड़े मार मार कर रोया था कि मेरी बहन मर गई। अपने हाथों से अंतिम संस्कार का सारा इंतज़ाम किया था। दिल ही दिल में मैं और प्रज्ञा खुश थे कि चलो जान छूटी। बच्चों को हमने रचना के मरने के महीने पहले बाद ही उनके ददियाल भेज दिया था, लेकिन ददियाल वालों ने भी रचना को रखने से मना कर दिया। कहने लगे हम क्यों पालने लगे भाई, हमारे अपने 100 खर्चे हैं। मैंने भी बच्चों को ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिया। बहन के ससुराल के पड़ोस में रहने वाले आदमी ने जब देखा तो वो मेरे भांजे भांजियों को अनाथ आश्रम में छोड़ आया, जहाँ पर उन जैसे कई अनाथ बच्चे रहते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। मैं अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार रहा था, लेकिन फिर मेरे बेटे जवान हो गए। बेटों ने कहा कि कनाडा में बिजनेस करना है, मार्केट बेचनी है। मैंने अपनी बहन वाली सारी मार्केट बेच दी। करोड़ों रुपए हाथ आए थे, सब कुछ अपने हाथ बच्चों को दे दिया। दोनों बेटे बाहर के देश में जाकर सेटल हो गए, बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस को और बड़ा करने के लिए उन्होंने ये घर और दूसरी मार्केट भी बेचने को कहा। मैंने मना किया, लेकिन अब मैं कमज़ोर हो चुका था, बेटों के आगे कहाँ चलती थी। वैसे भी उन्होंने कह रखा था कि हम दोनों आपको विदेश बुला लेंगे। मैंने अपना घर मार्केट सब कुछ बेच दिया और बेटों को दे दिया, लेकिन बेटों को बिजनेस में अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था। मैं खाली हाथ रह गया था। बेटों ने वहीं जाकर अंग्रेज़ लड़कियों से शादी कर ली। पत्नी ने जब देखा कि मैं कंगाल हो गया हूँ तो जैसे तैसे बेटों से लड़कर खुद को कनाडा बुलवा लिया, वहीं पर रहने लगी। और मैं उन्हें फ़ोन करता, पैसे मांगता, भिखारियों की तरह बेटों के सामने हाथ फैलाने पड़ते, लेकिन वो पैसे ना भेजते। मजबूरन एक दिन भूख से तंग आया कि अपना मोबाइल भी बेच दिया। और फिर मेरी किस्मत मुझे इस मार्केट के हिस्से में ले आई कि अब मैं बैठा सारा दिन लोगों को आते जाते देखता रहता हूँ। ये ज़मीन, ये मार्केट सब कुछ वैसे ही आबाद है, लेकिन मैं उजड़ कर रह चुका हूँ। शायद मैंने अपने बाप की वसीयत नहीं मानी थी, अपनी बहन को उसका हक नहीं दिया था। अगर मैं अपनी बहन को उसका हक दे देता, उसका कत्ल न करता, तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। अरे मेरी बहन तो मेरी गाली भी फूल समझा करती थी, और मैंने क्या किया, अपने हाथों से अपनी खुशियों का गला घोट दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।